ओके, आज के इस वीडियो में हम लोग ये जो हमारा चिलर है, इस चिलर के वायरिंग डायग्राम को समझने वाले हैं। इसमें ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग इसमें 2-3 वीडियो बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप भी अनुमान लगा सकेंगे कि आने वाली वीडियोज़ में क्या क्या हम लोग को सीखने को मिलेगा। ये जो मशीन है इसका नाम है चिलर, और आमतौर पे चिलर जो होता है ये वाटर को कूल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक तरफ से पानी आएगा इसमें इस मशीन में और दूसरी तरफ ठंडा होकर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चिलर है और ये आमतौर पे 7 से 12 डिग्री सेल्सियस तक पानी को ठंडा करता है। अगर बात किया जाए कि ये पानी को ठंडा कैसे करता है, तो इसमें एक रेफ्रिजरेशन साइकिल लगा होता है जिसमें 4 मेन पार्ट्स होते हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल और इवोपरेटर। इसी के मदद से ये मशीन वाटर को ठंडा करता है। और इसमें जो सबसे मेन पार्ट है वो है कंप्रेसर, और उस कंप्रेसर में ही बिजली का सप्लाई देना जरूरी होता है। यानी कि ये जो पूरा वायरिंग है, ये सब के सब वायरिंग उस कंप्रेसर को स्टार्ट कराने के लिए और उसको कंट्रोल कराने के लिए है। ठीक से देखा जाए तो सारा का सारा वायरिंग कंप्रेसर को कंट्रोल करने का ही है। अगर बात किया जाए रेफ्रिजरेशन साइकिल को चला के वाटर को ठंडा करने का, तो सिर्फ इतना करना है कि जो हमारा 3 फेज का इसमें कंप्रेसर लगा हुआ है उसमें RYB 3 फेज उसमें से लेके आइए और उसको कनेक्ट कर दीजिए। हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल स्टार्ट होगा हमारा वाटर का चिलिंग कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब बात आएगा कि इस काम को हमको सेफ्टी के साथ करना है तो बहुत सारे फीचर इसमें ऐड हो जाते हैं। जैसे रेफ्रिजरेशन साइकिल में अगर किसी तरह का फॉल्ट आता है तो बहुत सारे डैमेज होने से बचा जाए और कोई दुर्घटना होने से बचा जाए, इसीलिए इतना बड़ा कंट्रोल सर्किट बनाया गया है। नहीं तो सिंपल 3 बार वहां से लाते और कंप्रेसर में जोड़ देते, MCB से ऑन करते, कंप्रेसर हमारा स्टार्ट होता और रेफ्रिजरेशन साइकिल स्टार्ट होता, हमारा वाटर चिल हो जाता और इसमें कोई वायरिंग की जरूरत नहीं होती। जैसे जैसे इसमें हम लोग फैसिलिटी बढ़ाएंगे और सेफ्टी फीचर्स बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे ये वायरिंग बड़ा होते जाएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें जो सेंसर लगे होते हैं। जैसे LPHP स्विच है, सेंसर है, ये टेम्परेचर इंडिकेटर एंड कंट्रोलर है, ये सेंसर है, ये SPP है, ये कंट्रोलर है, VPR लगा रहता है इसके बदले में, वो भी सेंसर है एक तरह का, रिले लगा हुआ है, टाइमर लगा हुआ है, OLR लगा हुआ है, ये सब सेंसर की तरह से बिहेव करता है। और अगर बात किया जाए सेंसर के वर्किंग का, तो लगभग सभी सेंसर का वर्किंग एक जैसा ही होता है और वो होता है रिले के वर्किंग को समझना। अगर आप रिले के वर्किंग को समझ लेते हैं तो ये सभी सेंसर को आसानी से समझ सकते हैं। और सभी रिले में 3 मेन पॉइंट होते हैं: कॉमन, NO और NC। अगर आप कॉमन, NO, NC समझ लेते हैं तो इस वायरिंग को एक झटके में खत्म किया जा सकता है और ये बहुत ही मजेदार होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वो जो हमारा रिले होता है, रिले कैसे काम करता है, क्योंकि इसमें जितने भी सेंसर लगे हुए हैं सब के सब में रिले लगे हुए हैं और सब में कॉमन, NO, NC पॉइंट है। तो उस चीज़ को यानी कि कॉमन, NO, NC को समझ लेंगे अगर हम लोग, तो पूरा कंट्रोल सिस्टम को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इस वीडियो में रिले के वर्किंग को समझेंगे और इस वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। उसके बाद आने वाले वीडियोस में उन सभी रिले यानी कि सेंसर का इस्तेमाल करते हुए इस कंप्रेसर को सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे कि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। ये जो सेफ्टी होता है LPHP स्विच, जैसे कि मान लीजिए कि कंप्रेसर के कंडेंसर में ज़्यादा प्रेशर हो गया, HP स्विच लगाना है, इवोपरेटर में कम प्रेशर हो गया, LP स्विच लगाना है। वो जो हमारा 3 फेज का सप्लाई आ रहा है RYB, उसमें किसी में वोल्टेज ज़्यादा हो गया, कम हो गया, या कोई फेज एक गायब हो गया, उसके लिए सेंसर लगाना है। मान लीजिए कि हम जिस चीज़ को ठंडा कर रहे थे वो ठंडा हो गया और मशीन को बंद कराना है, उसके लिए एक सेंसर लगाना है। मान लीजिए कंप्रेसर किसी वजह से ज़्यादा एम्पियर लेने लगा, उसके लिए एक सेंसर लगाना है। तो कहने का मतलब है ये जो सेंसर है, इस सेंसर के वर्किंग पूरा का पूरा सब सेंसर का एक जैसा वर्किंग है, कॉमन, NO, NC। अगर हम लोग कॉमन, NO, NC को समझ लिए तो समझिए कि सभी सेंसर्स को एकदम आसानी से बस 3 पॉइंट आएगा, उसमें कनेक्शन करना सीख लेना है और वो सेंसर अपना काम करता है। ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं, पहले हम लोग रिले के वर्किंग को देख लेते हैं। इसके पहले कि हम लोग रिले को समझे, यहाँ पे एक टर्म हम लोग को समझना है, ओपन वर्ड और क्लोज वर्ड का मतलब समझना है। आमतौर पे स्विच जो होता है कुछ इस तरह का दिखता है। अगर हम लोग इसको ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये ऑफ कहलाता है और इसी को हम लोग ओपन भी बोलते हैं। जैसे यहाँ से जो वायर आ रहा है, ये जो वायर एक क्लोज लूप बन रहा है, यहाँ पे ओपन हो गया है, लूप खुल गया है, इसके वजह से ये ऑफ हो गया है और इसको हम लोग बोलेंगे ओपन। और यहाँ पे जो है जब नीचे क्लिक कर देंगे तो ये जो एक पट्टी होती है जो जाके इसमें सट जाएगी और ऐसे हालत में ये हमारा बल्ब जलेगा। यहाँ पे जो भी सप्लाई आ रहा है वो रिटर्न जा सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज लूप, क्लोज सर्किट, यानी कि ये क्लोज हो गया है, सट गया है। तो क्लोज जो वर्ड है ये ऑन के लिए इस्तेमाल करेंगे और ओपन जो वर्ड है ये ऑफ के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग रिले को देखते हैं। इस वाले पिक्चर में अगर हम लोग देखें तो यहाँ से न्यूट्रल इस बल्ब में जा रहा है और फेज यहाँ से इस बल्ब में जा रहा है। अगर ये वाला स्विच हमारा नीचे आएगा, ये बल्ब में सप्लाई जाएगा, बल्ब हमारा ऑन होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, जैसे अभी स्विच है, इसको हम लोग रिले बनाना चाहें तो यहाँ पे एक हम लोग लगाएंगे स्प्रिंग और स्प्रिंग में बांध देंगे। इससे क्या होगा
कि हर हालत में जब ये हमारा स्विच है, ये हमेशा ये जो स्विच है ये यहाँ पे रहेगा। इसमें क्या है कि मैकेनिकली इसको हमको क्लिक करने के लिए, टिपने के लिए हमारे पास पॉइंट नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पे एक कॉइल बना दिए हैं और ये कॉइल जो है ये मैग्नेट है। अब इसमें अगर हम लोग कहीं से फेज और न्यूट्रल ला दें और फेज और न्यूट्रल जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ये जो हमारा कॉइल होगा ये मैग्नेट बन जाएगा और ये जो हमारा लोहे की पट्टी है इसको खींच के इधर लेके आ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ आएगा और ये वाला हमारा जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा। ऐसे में अगर हम लोग देखें तो अब अगर इस स्विच को हमको ऑन करना है तो सिर्फ इस वाले में फेज और न्यूट्रल दीजिए और ये वाला खींच के नीचे आएगा और ये हमारा बल्ब जल जाएगा। और जैसे ही इसमें से फेज न्यूट्रल को हम लोग डिस्कनेक्ट करेंगे, ये जो स्प्रिंग है इसको खींच के ऊपर लेके चला जाएगा और ये हमारा बल्ब जो है वो ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग पॉइंट का नाम दें तो इस पॉइंट का नाम हो गया है एनो। एनो इसलिए कि जैसे हम दुकान से खरीद के लाते हैं या रखे हुए हैं या नॉर्मली कोई काम अभी से नहीं ले रहे हैं, कनेक्शन वगैरह नहीं किए हैं, तो ये यहाँ पे जो हमारा सप्लाई आ रहा है वो यहाँ पे हमको नहीं मिलेगा। तो नॉर्मल ओपन, इस वर्ड का मतलब है नॉर्मल ओपन। और यहाँ पे एक वर्ड दे दिया हम लोग एनसी। एनसी मीन्स यानी यहाँ से जो सप्लाई आ रहा है, अगर ये वाला बल्ब जो है, इस बल्ब को अगर हम लोग यहाँ से कनेक्ट किए होते तो नॉर्मल हालत में जब हम लोग यहाँ पे सप्लाई देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मिल जाएगा, इसमें सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं होगी। बिना सप्लाई दिए यहाँ से यहाँ जाएगा और इस बल्ब को ऑन कर देगा। लेकिन अगर यहाँ से हम लोग बल्ब को कनेक्ट किए हैं, यहाँ से नहीं कनेक्ट किए हैं, तो जो होगा ये वाला नॉर्मली ओपन होगा और ये हमारा ऑफ होगा। जब हम लोग इसमें सप्लाई देंगे तो ये पत्ती जो होगा ये नीचे आएगा और इसमें सप्लाई जाएगा। तो इसका नाम हो गया एनसी, नॉर्मल क्लोज। नॉर्मल हालत में इधर सप्लाई रहेगा यानी कि ऑन रहेगा। एनओ यानी कि नॉर्मली ऑफ रहेगा, इधर अगर इधर से सप्लाई देंगे तो ऑफ रहेगा। जब हम लोग सप्लाई दे देंगे तो यहाँ से ऑफ हो जाएगा और यहाँ ऑन हो जाएगा, यानी कि यहाँ ओपन हो जाएगा, ये पट्टी यहाँ से यहाँ आ जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग बल्ब जोड़े होंगे तो ऑफ हो जाएगा और यहाँ वाला ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये काम करता है रिले। रिले का एक और मॉडल है जिसको मैं अभी बना देता हूँ। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा कॉमन। क्यों कि एनसी में भी जुड़ रहा है और एनओ में भी जुड़ रहा है, इसीलिए इसका नाम हो गया है कॉमन। इसका दूसरा मॉडल हो गया, अगर हम लोग इसका दूसरे मॉडल का बात करें तो उसका पिक्चर कुछ इस तरह से आता है। जैसे हम लोग जैसे ही इस कॉइल में, इस रिले में फेज और न्यूट्रल देंगे, ये मैग्नेट बनेगा और यहाँ पे एक पट्टी है जो इस पॉइंट और इस पॉइंट में सटा हुआ है। तो यहाँ पे जो पट्टी है, यानी कि अगर यहाँ से सप्लाई देंगे और यहाँ से लेके जाएंगे तो हमारा जो बल्ब होगा वो जलेगा नॉर्मल हालत में। यहाँ पे सप्लाई नहीं देंगे तो इधर से सप्लाई हमको मिलेगा और ये बल्ब जलेगा। लेकिन अगर यही वाला हम लोग यहाँ से दिए होते इस बल्ब में तो नॉर्मल हालत में, यानी कि जब इधर हम लोग सप्लाई नहीं दिए होते तो ये बल्ब हमारा ऑफ होता। क्यों कि ये जो पट्टी है ये दोनों पॉइंट में अभी कॉन्टेक्ट में नहीं आया है। लेकिन जैसे ही इधर फेज और इधर न्यूट्रल हम लोग कनेक्ट करेंगे, ये वाला पट्टी यहाँ आ जाएगा और इन दोनों पॉइंट में कंटिन्यूटी आ जाएगा, यानी कि यहाँ से जो भी सप्लाई दिए हैं वो इस बल्ब में जाएगा। लेकिन ये वाला जो पट्टी है ये भी नीचे खींचा जाएगा और जैसे ही इसमें सप्लाई दिए हैं, यानी जैसे इसमें सप्लाई देंगे, ये जो अभी नॉर्मली क्लोज था ये यहाँ से खिसक के नीचे आ जाएगा ये वाला पट्टी, और ये वाला जो पट्टी होगा ये खिसक के नीचे आएगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि जब इसमें हम लोग सप्लाई देंगे तो यहाँ से ये हमारा सप्लाई मिलेगा और जब इसमें हम लोग सप्लाई काट देंगे तो ये इधर से हमको सप्लाई मिलेगा और इधर से आना बंद हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट का नाम हो गया एनओ और इन दोनों पॉइंट का नाम हो गया एनसी। ये वाला मॉडल भी सेम वही है, सिर्फ ये है कि एक एनओ और एनसी दोनों में एक ही कॉमन पॉइंट होता था जो इधर भी सटता था और इधर भी सटता था। अब वो नहीं है, एक पट्टी इसके लिए है और एक पट्टी इसके लिए है। जैसे ही इस मैग्नेट में सप्लाई जाएगा, इस कॉइल को ऑन किया जाएगा तो ये पट्टी नीचे घसकेगा और ये वाला भी नीचे घसकेगा। जैसे ये नीचे घसकेगा तो यहाँ से यहाँ का कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगा और जैसे ये वाला पट्टी जो अभी ऊपर है ये नीचे खिसकेगा तो इन दोनों में कंटिन्यूटी आ जाएगा। यानी कि ये अभी नॉर्मल हालत में जब हम लोग इधर सप्लाई नहीं दिए हैं तो ये अभी ओपन है और ये वाला क्लोज है। लेकिन जैसे ही इधर सप्लाई देंगे तो ये वाला क्लोज हो जाएगा और ये वाला यहाँ से खिसक के नीचे आ जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। तो ये भी वही रिले है, बस इसमें कॉमन को 2 पॉइंट बना दिया है और इसमें कुल मिला के 6 पॉइंट हो गए हैं। 2 एनसी, 2 एनओ और एक A1 A2 जो कॉइल के लिए सप्लाई के लिए है। ठीक है, तो ये एक मॉडल है रिले का। ओके, अब बात करें अगर कि आखिर रिले का इस्तेमाल कब क्यों कर रहे हैं, जब एक आम स्विच से हमारा ये जो मोटर है या फिर कोई भी मशीन है वो स्टार्ट हो ही जा रहा था तो रिले क्यों लगा। देखिए, बात यह है कि कई कारण हो सकते हैं रिले लगाने के। पहला कारण हो सकता है कि मान लीजिए कि ये जो हमारा बैटरी है या कोई भी एनर्जी सोर्स है और जो हमारा डिवाइस है उस मशीन के बीच में दूरी कम हो, लेकिन जो हमारा स्विच है वो दूर रखना चाहते हैं।
अब अगर हम दूर रखेंगे तो इस वायर को दूर लेके जाना पड़ेगा स्विच में, और फिर स्विच में से इस मोटर में लेके आना पड़ेगा। अगर ये वायर बहुत मोटा है तो ये कॉस्ट बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये एक लॉस है। अगला कारण हो सकता है कि ये जो स्विच है ये ज़्यादा एम्पियर का है। अगर ज़्यादा एम्पियर का है तो जब भी हम लोग किसी स्विच को क्लिक ऑन या क्लिक ऑफ करते हैं तो ये क्या होता है ना, इसमें से स्पार्क निकलता है, और ये थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। और अगर बात करें तो ये स्विच का साइज़ भी बड़ा होने लगता है एम्पियर के बड़ा होने के साथ साथ। तो अगर हम चाहते हैं कि रिले की मदद से इसको ऑपरेट कराएं, और हम लोग ये जो रिले का जो स्विच है इसको हम दूर लेकर चले जाएं, जैसे बाइक में अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो बैटरी होता है और ये जो हमारा सेल्फ का मोटर होता है इसके बीच में लगभग 1 से 1.5 फीट का फासला होता है। लेकिन हमारा जो स्विच होता है सेल्फ का, वो हैंडल से होते हुए, इंजन से होते हुए उधर हैंडल में जाता है और ये दूरी बढ़ जाती है। तो उसमें भी एक रिले लगा रहता है जो बैटरी से, यहाँ से हम लोग सप्लाई लेके आते हैं, सेल्फ का स्विच लगा देते हैं और यहाँ से इसमें, और यहाँ से एक वायर निकालते हैं जो इसमें जोड़ देते हैं। ऐसे में क्या होगा कि ये रिले से होके सप्लाई गया है, और ये वाला जो वायर होता है ये थोड़ा मोटा होता है, और ये वाला जो स्विच वाला जो वायर होता है ये पतला होता है। तो इसको थोड़ा दूर पे भी ले जा सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एम्पियर जाता नहीं है, और ये स्विच भी नॉर्मल छोटा सा एक स्विच होता है। अगर ये वाला स्विच हम लोग इस्तेमाल करते तो एक बड़ा सा स्विच होता और हेवी इसको प्रेस करना पड़ता है, इसमें स्पार्क वगैरह भी होता, और ये जो मोटा वायर है इसको हम लोग हैंडल तक लेके जाना पड़ता स्विच में। इसीलिए क्या किया गया, एक रिले लगा दिया गया और यहाँ से एक सेल्फ का स्विच बना दिया गया और ये बना दिया। जैसे सेल्फ का स्विच हम ऑन करेंगे ये हमारा जो होगा ये मैग्नेट बनेगा, और ऊपर जो पट्टी अभी ऊपर है ये नीचे आके सटेगा, यहाँ से जो सप्लाई आ रहा था जैसे ये सटेगा सप्लाई यहाँ पहुँच जाएगा और मोटर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अगला कारण हो सकता है कि अगर ये हमारा मोटर 3 फेज का है तो उस कंडीशन में भी अगर हम लोग को स्विच ऑन कराना है तो 3 स्विच लगाना होगा, तीनों को ऑन तीनों को ऑफ कराना होगा। उसके लिए अगर हम लोग चाहें तो एक कंडक्टर आता है जो 3 फेज का होता है, उसके लिए क्या होता है, कंडक्टर आता है जो 3 फेज का होता है। अभी मैं दिखा रहा हूँ उसको प्रैक्टिकली कि वो कैसे काम करता है, तो उसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो आप लोग अभी मैं बताया आपको NO पॉइंट, NC पॉइंट और एक कॉमन पॉइंट जो होता है, इस सभी नाम को और इसको मतलब को समझ के रखना है। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो गया तो पूरा रिले आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा वायरिंग आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। जैसे ये जो हमारे हाथ में एक डिवाइस है इसका नाम है कंडक्टर, और ये एक तरह का ये भी एक स्विच ही है। अगर बात करें कि हमारा ये जो मोटर है ये 3 फेज का है तो यहाँ से RYB 3 फेज यहाँ से आएगा और 3 फेज यहाँ से निकल के इसमें चला जाएगा। अब यहाँ पे सप्लाई आएगा तो वो रुक जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट बनाते हैं। जैसे एक पॉइंट हो गया A1 और A2। A1 A2 का मतलब है कि ये वही कॉइल वाला जो पॉइंट है, ये कॉइल है। अगर हम लोग क्या करें, इसमें से कहीं से एक फेज और एक न्यूट्रल अगर इसमें कनेक्ट कर दें तो ये जैसे ही ये इसमें फेज और न्यूट्रल पहुंचेगा, ये जो हमारा कंडक्टर है इसमें से इसमें सप्लाई आना शुरू हो जाएगा और हमारा मोटर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यही कंडक्टर जो है ना, यही वाला है। देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट बन रहा है, ये ऊपर में ये 3 वायर इधर से कनेक्ट हो जाएगा और ये 3 वायर यहाँ से कनेक्ट होगा और इस मोटर में चला जाएगा। अब ऊपर वाले सेक्शन में भी देखिए, व्हाइट वाले सेक्शन में यहाँ पे भी 3 पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे भी। तो ये जो साइड वाला 2 पॉइंट है ये A1 और A2 है, और यहाँ पे जो 2 पॉइंट है ये NC का दोनों पॉइंट है, और यहाँ पे जो 2 पॉइंट है ये NO का 2 पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने समझा कि यहाँ से 3 पॉइंट आ रहा है और ये RYB फेज यहाँ पे गया। जैसे ही एक छोटा सा स्विच लगा के इस कॉइल में A1 और A2 में एक स्विच लगा देंगे यहाँ पे, और जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, जैसे यहाँ पे फेज पहुँचेगा और न्यूट्रल पहले से कनेक्टेड रहेगा, फेज न्यूट्रल मिलेगा, ये मैग्नेट बनेगा और इस स्विच को क्या करेगा, ऑन करा देगा, ऑन कराएगा। यहाँ पे 4 पॉइंट और दिख रहा है हमको, ये है NO और ये है NC। तो NO का मतलब नॉर्मली ओपन, जब ये कॉइल ऑफ रहेगा ना तो इसमें सप्लाई नहीं मिलेगा, और जब कॉइल ऑन होगा तो इसमें सप्लाई मिलेगा। ठीक उसी तरह से जब इसमें कॉइल में ऑफ रहेगा तो इसमें NC है ना, तो इसमें सप्लाई मिलेगा, और जब हमारा कॉइल ऑन हो जाएगा तो इसमें सप्लाई नहीं मिलेगा, उल्टा हो जाता है। तो अब बात यह है कि जैसे इसमें सप्लाई दिए, यहाँ से तीनों फेज यहाँ गया और ये हमारा मोटर स्टार्ट हुआ। अब हम चाहते हैं कि 2 इंडिकेटर लगा दें, एक ग्रीन कलर का, एक रेड कलर का। अब इसमें शर्त है कि जब हमारा मशीन ऑफ हो तो रेड जले, और जब मशीन हमारा ऑन हो तो ग्रीन जले। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से RYB में से किसी एक में से एक फेज लेके आ जाएंगे यहाँ, और यहाँ भी कनेक्ट कर देंगे, और इन दोनों इंडिकेटर में न्यूट्रल पहले से कनेक्ट करके रखेंगे। यहाँ से इसमें कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से सप्लाई इसमें कनेक्ट कर देंगे।
अब क्या होगा कि इसमें जब शुरू में सप्लाई नहीं देंगे, या मैग्नेट नहीं बनेगा, तो ये एनसी है, यानी कि यहाँ से जो सप्लाई हम लोग यहाँ पे ला के दिए हैं तो ये यहाँ पहुँचेगा और रेड वाला हमारा बल्ब जल जाएगा। यानी कि जब हमारा मशीन ऑफ है तो ये रेड बल्ब जलते रहेगा। लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग सप्लाई देंगे तो ये एनसी एनो हो जाएगा और एनो जो होगा एनसी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो सप्लाई हम लोग दे रहे हैं यहाँ पहुँचेगा और ये हमारा रेड बल्ब जलेगा कब? जब हमारा मशीन ऑन होगा तब। और ये जो हमारा ऑफ, ये तब जलेगा जब हमारा मशीन ऑफ रहेगा और ये कॉइल भी ऑफ रहेगा। तो इस तरह से एनो एनसी का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ों को बनाया जा सकता है। जैसे ये हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल में यहाँ पे एक फ्लो स्विच लगा हुआ है, और फ्लो स्विच में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे एनो है और यहाँ पे एनसी है। जब हम लोग मशीन को यानी कि पंप को स्टार्ट करेंगे तो ये जो हमारा स्विच है ओके। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय।